Hello viewers, welcome to our channel Physics Patna से. In this video we shall talk about heat capacity and specific heat capacity. Exactly heat capacity क्या होता है, specific heat capacity क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सारा चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, है ना. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हीट कैपेसिटी क्या होता है. यहाँ मैंने इसका डेफिनेशन लिख रखा ऑलरेडी. व्हाट इज हीट कैपेसिटी? It is the amount of heat energy required to raise the temperature of a body by 1 Kelvin or by 1 degree Celsius. हम इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. या तो बोलेंगे किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ गया है, या फिर बोल सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है ना. ऐसा क्यों बोल सकते हैं? इसका बहुत सिंपल सा रीजन है. थोड़ा सा हम इस हीट कैपेसिटी के टॉपिक से हट रहे हैं ये समझने के लिए. ये जरा देखते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे हम 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, है ना. इसे अगर केल्विन में चेंज करना हो तो हमें पता है कि इसमें हम 273 ऐड करते हैं, 273.16 ऐड करते हैं वैसे, लेकिन राउंड ऑफ करके हम इसे 273 ले सकते हैं. तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना तो हमने इसमें 273 ऐड कर दिया, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 273 केल्विन. लाइकवाइज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. इसे अगर हमने चेंज किया केल्विन में तो 100 में ऐड करेंगे 273, दैट बिकम्स 373 केल्विन. अब देखिए होता क्या है, अगर हम सेल्सियस स्केल में देखें तो भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस जो भी हमारा थर्मोमीटर हम डिजाइन करते हैं उसमें हमारा 0 मार्क यहां से स्टार्ट होता है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, है ना. और इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है जो हम जनरली यूज करते हैं थर्मोमीटर, उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर हमारा रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना. तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में कितना नंबर ऑफ डिविजन है? 100. लाइकवाइज अगर हम केल्विन स्केल पे देखें तो केल्विन स्केल पे भी हमें दिख रहा है कि कितना डिविजन्स बनेगा, इसमें भी 100 डिविजन्स बनेगा. इसीलिए अगर कहीं पे हमें लिखा हुआ मिलता है कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस या फिर बाय 10 केल्विन, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, है ना. वही चीज हमने यहां पे लिखा हुआ है. अब आइए देखते हैं जरा ये हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन किया हमने. जैसे हमारे पास कोई सब्सटेंस है, यही सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को अगर हमें 1 केल्विन से इसका टेम्परेचर बढ़ाना है या 1 डिग्री सेल्सियस से, तो कुछ हीट देना पड़ेगा. सपोज दैट हमें इसे 100 जूल का हीट एनर्जी देना पड़ा. ऐसा यूनिट ऑफ एनी एनर्जी इज जूल, तो हमने जूल ले लिया. तो 100 जूल का हीट एनर्जी इस पूरे बॉडी को देना पड़ा ताकि इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ सके. यही 100 जूल क्या है? इट इज हीट कैपेसिटी. सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a body by 1 Kelvin. It is quite simple. अब देखिए इसका एक्सप्रेशन हमारा ये है. हीट कैपेसिटी को हम C डैश से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी. अभी कैसे आए Q बाई डेल्टा टी ये समझते हैं. जैसे मान लेते हैं इस बॉडी का टेम्परेचर हमें डेल्टा टी से बढ़ाना है. डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज इन एनीथिंग. जैसे हमने यहाँ टेम्परेचर के आगे डेल्टा लगाया तो डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर चेंज इन टेम्परेचर. तो अगर इस बॉडी का टेम्परेचर हमने डेल्टा टी से बढ़ाया तो कुछ हीट भी देना पड़ा होगा उसको. मान लेते हैं डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें क्यू हीट एनर्जी देना पड़ा. यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं, जूल, कैलोरी और कुछ भी. तो डेल्टा टी से अगर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्यू जूल हीट एनर्जी देना पड़ा तो हर 1 डिग्री सेल्सियस या हर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितना देना पड़ेगा? यूनिटरी मेथड, सिंपल, क्यू बाई डेल्टा टी, है ना. तो दिस क्यू बाई डेल्टा टी इज आवर heat capacity, that is amount of heat required to raise the temperature of a body by 1 Kelvin, मतलब per unit rise in temperature, है ना. अब देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा. ये जो दोनों के लिए ऐसा यूनिट ले लेते हैं हम, जैसे हीट एनर्जी के लिए जूल ऐसा यूनिट, और जो टेम्परेचर होता है हमारा उसके लिए ऐसा यूनिट होता है केल्विन. तो जूल बाय केल्विन, तो ये केल्विन अगर ऊपर जाएगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं जूल पर केल्विन, है ना. अब आइए आगे बढ़ते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं जनरली. तो इट इज, ये जो टर्म हमने इसमें यूज किया है स्पेसिफिक, जहां पे भी ये स्पेसिफिक मिल गया मतलब वी हैव टू स्पेसिफाई समथिंग, किसी चीज के बारे में बताना है, पर्टिकुलर चीज के बारे में. एग्जांपल लेके समझते हैं. जैसे इस पूरे बॉडी का मास 10 ग्राम रहा हो, तो अगर इस पूरे 10 ग्राम को 100 जूल देने से, हीट एनर्जी देने से इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ गया, तो हर 1 ग्राम को कितना देना पड़ेगा? ऑब्वियसली 100 बाई 10. यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम, सिंपल, मतलब हर 1 ग्राम को 10 जूल का हीट एनर्जी दिया तो इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से या 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया. तो वी हैव टू स्पेसिफाई अबाउट द मास, कि कितना मास, हर 1 ग्राम या हर 1 किलोग्राम. तो इसको हमने कैसे डिफाइन किया है? इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, है ना. अब देखिए ये इसका एक्सप्रेशन क्या है हमारा, C स्मॉल c दैट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q बाय m डेल्टा T.
अब पहले से पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर तो हो ही रहा था, वी हैव एडेड वन मोर थिंग, पर यूनिट मास। तो जिस भी चीज में पर यूनिट बोला जाता है वो कहां आ जाता है, डिवीजन में। तो पर यूनिट मास बोला गया तो ये मास भी हमारा डिवीजन में आ गया। तो वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर C स्मॉल c Q बाई m डेल्टा T। इसका ऐसा यूनिट अगर हम लिखें तो हीट के लिए जूल, और ये केजी, मास के लिए केजी, जो ऊपर जाएगा तो पर केजी हो गया, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, तो ऊपर गया तो पर केल्विन हो गया, है ना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, स्पेसिफिक सम सब्सटेंसेस हैविंग लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जिस भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू कम रहा वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा रहा वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। फॉर एन एग्जांपल, हमने घरों में देखा मम्मी खाना बनाती है तो जब कढ़ाई रखते के साथ स्टोव के ऊपर, गैस के ऊपर, तेल डालते देरी नहीं होता है कि वो तुरंत बॉयल होने लगता है ना, गर्म हो जाता है तुरंत ही। लेकिन पानी अगर उसी जगह पे डाला जाए कंटेनर में तो आराम से हम घूम फिर के इधर उधर से आ भी जाएंगे, तब भी हमें दिखता है कि अभी तक ये बॉयल नहीं हुआ। मतलब उसी राइज इन टेम्परेचर के लिए, उतने ही राइज इन टेम्परेचर के लिए ऑयल को बहुत कम हीट एनर्जी का जरूरत होता है, इसलिए ऑयल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वेयर एज वाटर को बहुत ज्यादा हीट एनर्जी का जरूरत होता है उतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल c फॉर वाटर, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। लाइकवाइज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस इज 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, और स्टीम के लिए है ये 460 जूल पर केजी पर केल्विन। अब इन तीनों में से सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें स्टीम का दिख रहा है, मतलब ये सबसे अच्छा कंडक्टर है इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो। और सबसे बुरा कंडक्टर कौन है, वाटर, बैड कंडक्टर है ना। इसका मतलब जरा समझते हैं, अगर हमारे पास 1 केजी वाटर है और इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो हमें 4200 जूल हीट एनर्जी देना पड़ेगा, जहां पे ये सिर्फ आइस को हमें सिर्फ कितना देना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने यहां पे रखा हुआ है। तो 1 केजी आइस अगर हमारे पास है, इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो हमें सिर्फ 2100 जूल देना पड़ेगा, वेयर एज स्टीम को सिर्फ कितना देना पड़ेगा, 460 जूल, है ना। तो ये सबसे अच्छा है इन तीनों में। अब देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इट इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर अस व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये C स्मॉल c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कैपिटल C डैश मतलब हीट कैपेसिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। जैसे अभी अभी हमने इसका एक्सप्रेशन लिखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, दैट वाज इक्वल टू Q बाई m डेल्टा T। अब देखिए इसमें से अगर हम मास को इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्मॉल c इंटू m इक्वल Q बाई डेल्टा T। और Q बाई डेल्टा T क्या होता था, देखिए जरा, Q बाई डेल्टा T क्या होता था, इट वाज C डैश, कैपिटल C डैश, दैट इज हीट कैपेसिटी। तो हम ये Q बाई डेल्टा T की जगह क्या लिख सकते हैं, C डैश, दैट इज हीट कैपेसिटी। तो बहुत बार ऐसा होता है न्यूमेरिकल्स में कि हमारे पास हीट कैपेसिटी और मास पता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास पता है और हीट कैपेसिटी फाइंड करना है, तो हम इससे अपना काम कर सकते हैं। तो आई होप हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है आपको अच्छा लगा, समझ में आया। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आप मुझे बता सकते हो। वैसे आगे आने वाले वीडियोस में आई शैल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड